हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है CHATT। सो ये एक नई एसोसिएशन अनाउंस की गई है टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए। ये किसने स्टार्ट की है? ये स्टार्ट की है ओयो, एयरबीएनबी, ईज माई ट्रिप और यात्रा। सो इन एंटिटीज ने नई इंडस्ट्री एसोसिएशन सेटअप की है और इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। और इसका पर्पस है जो ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में छोटी कंपनीज हैं उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देना और उनकी हेल्प करना। एक तो आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, यानी कि कोई एक वर्ड पूछ सकते हैं कि A स्टैंड्स फॉर व्हाट या फिर H स्टैंड्स फॉर व्हाट। दूसरा, ये किसका इनिशिएटिव है? ये ओयो, एयरबीएनबी, ईज माई ट्रिप और यात्रा का इनिशिएटिव है। इस एसोसिएशन के तहत जो ऑब्जेक्टिव है वो स्मॉल कंपनीज को हेल्प करना ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक टूरिज्म, और टेक्नोलॉजी की मदद से टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। टूरिज्म सेक्टर के लिए यानी टूरिज्म सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए अपने देश में है MOT यानी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और इसकी कुछ स्कीम्स हैं, जैसे एक है स्वदेश दर्शन। इसके अलावा एक और स्कीम है वो भी टूरिज्म सेक्टर से ही रिलेटेड है, ये है प्रसाद। ये हेरिटेज प्लेसेस से रिलेटेड है ताकि वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है USA से रिलेटेड। USA के सीनेट ने एक बिल पास किया है ताकि चाइना के जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसके थ्रेट से USA को सिक्योर किया जा सके, यानी कि ताकि चाइनीज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से USA को नुकसान ना हो और USA भी चाइनीज टेक्नोलॉजी से compete कर सके। इसी के कंटेक्स्ट में USA की सीनेट ने स्वीपिंग पैकेज ऑफ लेजिस्लेशन को पास किया है। सीनेट की बात करें तो जैसे अपने देश में है 2 हाउस पार्लियामेंट के, इसीलिए अपने देश की पार्लियामेंट को बाइकैमरियल बोलते हैं। बाइकैमरियल का मतलब है 2 हाउसेस, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, राज्यसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये अपर हाउस है। US की पार्लियामेंट में इसको सीनेट बोलते हैं। तो वहां पर टोटल 100 सीट्स हैं, हर एक स्टेट की वहां पर 2 फिक्स सीट हैं। अपने देश में ऐसा नहीं है। अपने देश में जो राज्यसभा में सीट्स एलोकेशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से है, मतलब सभी स्टेट्स की सीट्स इक्वल नहीं है। ओके, ये मेजर डिफरेंस है। अच्छा, इस पैकेज की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली $190 बिलियन का पैकेज है। नेक्स्ट है इसरो और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया के डेवलपमेंट के लिए हेल्प प्रोवाइड करेगी। कैसे? स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहां पर डेवलपमेंट के लिए इसरो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं। फर्स्ट है डोनर। डोनर का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। एक्चुअली ये डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन था, बाद में इसको अपग्रेड कर दिया गया। एक और इम्पोर्टेंट बात, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल भी है और ये 1971 में बनाई गई थी। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल भी है और ये 1971 के एक्ट के तहत बनाई गई थी और सिक्किम को इसमें 2002 में ऐड किया गया था, यानी बाकी स्टेट्स पहले ही ऐड हो गए थे, सिक्किम को इसमें 2002 में ऐड किया गया था। अभी इस इनिशिएटिव में यानी इस कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव में स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट होने वाला है जिसमें इसरो मैप और बाकी डेटा शेयर करेगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, इसीलिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसरो की बात करें तो ये DOS के अंडर में है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। नेक्स्ट है CDN से रिलेटेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, CDN क्या है? CDN है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जो डिफरेंट सर्वर्स हैं, सर्वर का मतलब क्या होता है? जैसे अपने घर में हम सामान रखते हैं अलमीरा में, वैसे ही सर्वर होते हैं। सर्वर में डेटा स्टोर होता है। ये सर्वर्स डिफरेंट लोकेशंस पर होते हैं ताकि कंटेंट को स्पीड से प्रोवाइड किया जा सके इंटरनेट पर। CDN एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, यानी यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल होता है और जो वेब ट्रैफिक है वो इन्हीं CDN के थ्रू ही रूटेड होता है। रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि मल्टीपल कंपनीज की वेबसाइट्स जैसे Amazon, Twitch, Pinterest और बाकी सब साइट्स डाउन हो गई थी मतलब वो असेसेबल नहीं थी, क्योंकि जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर हैं
फास्टली उसके सीडीएन में कुछ प्रॉब्लम आई थी। सो यहाँ पर मैंने 3 टर्म्स बोली हैं, एक है क्लाउड सर्विसेज और क्लाउड कंप्यूटिंग। सो ये फास्टली एक अमेरिकन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है और इसके सीडीएन में प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से मल्टीपल कंपनीज की वेबसाइट है वो डाउन हो गई थी, लगभग हाफ एन आवर तक वो एक्सेसिबल नहीं थी। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपलेस्ट टर्म में अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन स्टोरेज है। जैसे आप अपने डेटा को, आप अपने कंप्यूटर के डेटा को ऑनलाइन स्टोर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव पर, और उस गूगल ड्राइव को आप कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हो। नेक्स्ट न्यूज़ है म्यांमार से रिलेटेड। सो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि म्यांमार के काया स्टेट में स्टारवेशन यानी भूखमरी की कंडीशन है और उसकी वजह से मास डेथ यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत हो रही है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो काया स्टेट है ये म्यांमार के ईस्टर्न साइड में है, यानी कि ये थाईलैंड के साथ बॉर्डर बाउंड्री शेयर करता है। सो ये है म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, और ये जो काया स्टेट है ये यहाँ पर है। ये है अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये चारों स्टेट्स म्यांमार के साथ बॉर्डर बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके अलावा म्यांमार का एक और स्टेट या प्रोविंस न्यूज़ में था, ये है राखिन प्रोविंस, या इसको आप रखाइन जो भी बोलना चाहें। ये रोहिंग्याज के कारण न्यूज़ में था। रोहिंग्या कौन है? रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी है और म्यांमार में परसिक्यूशन के कारण वो म्यांमार छोड़कर डिफरेंट देशों में माइग्रेट हो रहे हैं। सो इसी के कारण बहुत सारे रोहिंग्याज बांग्लादेश में शिफ्ट हो गए। एक्चुअली ब्रिटिशर्स के टाइम पर ये मुस्लिम लोग बांग्लादेश से ही ले जाए गए थे, बाद में ये वहाँ पर सेटल होने लगे। सो बांग्लादेश ने क्या किया? बांग्लादेश ने इन रिफ्यूजी कम्युनिटी को, यहाँ पर एक आइलैंड है, आइलैंड का नाम है भाषण 4 या भाषण 4, जो आप इसको बोलना चाहें। अब प्रॉब्लम क्या है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि ये आइलैंड है, ये फ्लड प्रोन है। फ्लड प्रोन का मतलब है यहाँ पर बाढ़ आने के चांसेस हैं, और अगर बाढ़ आई तो ये जो रिफ्यूजीज जिनको बांग्लादेश ने यहाँ सेटल किया है, इनके डूबने के चांसेस हैं। तो इसी के कारण ये आइलैंड कंट्रोवर्सी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रही है। इसके अलावा म्यांमार की बात करें तो म्यांमार गोल्डन ट्रायंगल का भी पार्ट है। गोल्डन ट्रायंगल क्या है? ये 3 देशों का एक कनेक्शन है। 3 देश कौन कौन से हैं? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। ये गोल्डन ट्रायंगल है और ये एक मेजर ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया है। ओपियम का मतलब है ड्रग्स। सो इसी तरीके से एक और एरिया है एपीआई, ये गोल्डन क्रिसेंट है। एपीआई क्या है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। एक और एपीआई होता है जो कि फार्मा सेक्टर में यूज होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एक और एपीआई होता है जो जैसे कि रिसेंटली अभी कोविन के केस में न्यूज में था, ये डिजिटल एप्स रिलेटेड है। सो इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मेसी API इज रिलेटेड टू, या फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ API, ये पूछा जा सकता है। या फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग व्हाट इज API। तो प्रोग्रामिंग के सेंस में API का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एक और इम्पोर्टेंट चीज, इंडिया और म्यांमार है वो सितवे पोर्ट पर कोलैबोरेट कर रहे हैं। ये पोर्ट के डेवलपमेंट से इंडिया को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में डेवलपमेंट करने के बेटर एवेन्यूज मिलेंगे, यानी कि हम बेहतर तरीके से अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया को डेवलप कर पाएंगे। सो ये था नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार से रिलेटेड। नाउ कमिंग बैक टू यूनाइटेड नेशंस। सो रिसेंटली यूएन न्यूज़ में था क्योंकि यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो रिसेंटली रीअपॉइंट हुए हैं, यानी कि यूएनएससी जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्होंने उनके रीअपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन दी है। अब ये रिकमेंडेशन यूएनजीए में जाएगी। रिसेंटली यूएनजीए न्यूज़ में थी क्योंकि मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यूएनजीए के प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हुए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है। यूएनएससी की बात करें तो इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर्स। इंडिया भी अभी नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर इलेक्टेड है। एंटोनियो गुटेरेस की बात करें तो वो पोर्चुगल से हैं, यहाँ की राजधानी है लिस्बोन। नेक्स्ट न्यूज़ है अल सल्वाडोर से। सो रिसेंटली ये वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी है जिन्होंने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया है। सो सबसे पहले यहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। ये है अटलांटिक ओशन, ये है पैसिफिक ओशन, ये है नॉर्थ अमेरिका,
ये है साउथ अमेरिका। टू बी स्पेसिफिक ये यूएसए है और ये ब्राजील है और ये है अल सल्वाडोर। क्लोजर लुक देखें तो ये है अल सल्वाडोर, ये है ग्वाटेमाला, ये है निकारागुआ, ये है कोस्टा रिका, ये है पनामा, कोलंबिया, वेनेजुला, इक्वाडोर, ये है क्यूबा और ये है डोमिनिशियन रिपब्लिक। रिसेंटली ये एरिया न्यूज में था, कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्यों न्यूज में था। अच्छा, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इवेंट के कारण अल सल्वाडोर न्यूज में था। रिसेंटली इस देश ने मलेरिया को एलिमिनेट कर दिया है और WHO ने अल सल्वाडोर को मलेरिया एलिमिनेशन का सर्टिफिकेट दिया है। मलेरिया को एलिमिनेट करने वाला ये पहला सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। सो ये फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिन्होंने मलेरिया को एलिमिनेट किया है। इसके अलावा बिटकॉइन की बात करें तो रिसेंटली सोलर पावर्ड बिटकॉइन फैसिलिटी तैयार करने के लिए स्क्वायर ने इनिशिएटिव शुरू किया है। स्क्वायर ट्विटर के CEO जैक डोर्सी से रिलेटेड। रिसेंटली ट्विटर को नाइजीरिया में बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट है 2 स्पीसीज ऑफ मोनाल्स साइटेड टुगेदर इन अरुणाचल प्रदेश। सो ये 2 पक्षी हैं यानी बर्ड्स हैं जो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में पाए गए हैं। सो एक है स्क्लेटर मोनाल और एक है हिमालयन मोनाल। ये अरुणाचल प्रदेश के माउंट एको डम्बिंग में पाए गए। इसके अलावा रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश न्यूज़ में था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का शेरगांव जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है उसने इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड जीता था। शेरगांव बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ने ये अवार्ड जीता था। इसके अलावा रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश वेनेडियम के कारण भी न्यूज़ में था। वेनेडियम क्या है? ये एक हाई वैल्यू मेटल है और GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर इसके एक्सप्लोरेशन वर्क में इन्वॉल्व था। GSI क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में है। इसका मुख्यालय कोलकाता में। नेक्स्ट है इंडियन नेवी और थाईलैंड नेवी की जॉइंट एक्सरसाइज जो है कॉर्पेट और इसमें इंडियन नेवी की साइड से सरयू ने पार्टिसिपेट किया था। ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जबकि थाईलैंड की साइड से क्राबी नाम की शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेवी की बात करें तो रिसेंटली इंडियन नेवी न्यूज में थी MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के कारण। तो इंडियन नेवी को ये हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे और इसके लिए इंडिया ने USA से डील साइन की है। इसका फर्स्ट कंसाइनमेंट जुलाई में डिलीवर होने वाला है। इसके अलावा रिसेंटली इंडियन नेवी न्यूज में थी क्योंकि INS संध्या को डीकमीशन कर दिया है। ये इंडियन नेवी का ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया से रिलेटेड। सो इंडोनेशिया ने एक मेथड यूज करके डेंगू के केसेस को कम कर दिया है यानी डेंगू फीवर को कंट्रोल कर लिया है। सो ये मेथड काफी पॉपुलर है और कई कंट्रीज जैसे ब्राजील इस मेथड को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं। ये मेथड है क्या? सो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। फर्स्ट है बैक्टीरिया का नाम जिसकी मदद से पूरा प्रोसेस किया जाता है। इसका नाम है वोल्बैकिया या इसको आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहो। अब जो नॉर्मल प्रोसेस है वो क्या है कि डेंगू है वो एक डिजीज है और ये स्प्रेड होती है मॉस्किटो की वजह से। यानी मॉस्किटो तो एक कैरियर है और इसका मेन रीजन है डेंगू वायरस। सो ये एक वायरल डिजीज है जो कि मॉस्किटो बाइट की वजह से स्प्रेड होती। अब होता क्या है जब ये मॉस्किटोज हैं उनको इस वोल्बैकिया बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया जाता है। सो इसके साथ इन्फेक्ट करने का मतलब क्या है? ये बैक्टीरिया इस मॉस्किटो को नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन ये एक काम कर देगा, ये इस मॉस्किटो में वायरस की जो रेप्लिकेशन है यानी कि वायरस की मल्टीप्लिकेशन है उसको रोक देगा। तो अगर वायरस की मल्टीप्लिकेशन रुक गई तो ये मच्छर है वो कैरियर का काम नहीं कर पाएंगे यानी कि ये डिजीज नहीं फैला पाएंगे। इवन तो मच्छर काटेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये डिजीज नहीं फैला पाएंगे। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। से पर्सन A है और पर्सन B है। अब मान लीजिए A को डेंगू हुआ, A को मच्छर काटा और बाद में इस मच्छर ने B को काट दिया तो B को भी डेंगू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगेन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है जैसे आपको समझाने के लिए। अभी क्या किया है उन्होंने, मान लीजिए A को डेंगू है, उसके बाद इस मॉस्किटो को इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया और इस बैक्टीरिया की वजह से जो मॉस्किटो है उसमें ये डेंगू रेप्लिकेशन नहीं होगा तो अगर मॉस्किटो इस बी को काटेगा तो भी ये डिजीज ट्रांसफर नहीं होगी। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स। सो फर्स्ट है ब्रेन ट्यूमर डे। ये था 8 जून को
वर्ल्ड ओशंस डे भी मनाया गया। नेक्स्ट ई निर्माण। सो एक्चुअली ये गुजरात से इनिशिएटिव, ये गुजरात से रिलेटेड है, ये पंजाब से रिलेटेड है, ये राजस्थान से रिलेटेड है और ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। ये 4 इनिशिएटिव्स स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट है ई निर्माण, ये गुजरात का एक इनिशिएटिव है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट है EID यानी इलेक्ट्रॉनिक IDs। नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC बेस्ड EID यूज करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जो नियर फील्ड बेस्ड यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड EID यूज करेगा। नेक्स्ट है CM अनुप्रति कोचिंग स्कीम। जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनके लिए राजस्थान सरकार की एक कोचिंग स्कीम है। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर्स ट्री प्लांटेशन प्रमोशन स्कीम। ये छत्तीसगढ़ सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत ट्री प्लांटेशन को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत पे। रिसेंटली भारत पे ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ऑफिशियल पार्टनर बना है। क्रिकेट की बात करें रिसेंटली वीरेंद्र सहवाग ने एक कोचिंग वेबसाइट लॉन्च की है और इसका नाम है क्रिकयूरू। ये पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोचिंग वेबसाइट है, इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट है। नेक्स्ट है स्किल इट किल इट। ये एक बुक है रोनी स्क्रूवाला के द्वारा, वो एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। उनके अलावा रिसेंटली एक और ई बुक न्यूज में थी। ये ई बुक रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने रिलीज की थी और इसका टाइटल है 20 रिफॉर्म्स इन 2020। ये ई बुक है डिफेंस मिनिस्ट्री में रिफॉर्म्स से रिलेटेड, यानी 2020 में डिफेंस मिनिस्ट्री में कौन कौन सी रिफॉर्म्स की गई। नेक्स्ट है अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक। रिसेंटली IIT खड़गपुर ने ये टेक्निक डेवलप की है जिससे साइक्लोन के बारे में एस्टिमेशन लगाया जा सकता है। इसके अलावा रिसेंटली एक और IIT न्यूज में थी और ये है IIT बॉम्बे। रिसेंटली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जारी की गई थी। इस रैंकिंग के हिसाब से MIT टॉप पोजीशन पर है। MIT USA की एक इंस्टीट्यूशन है और ओवरऑल कैटेगरी में IIT इंडिया की तरफ से टॉप पोजीशन पर है और ग्लोबली इसकी रैंकिंग है 177। जबकि रिसर्च फैसिलिटीज़ में यानी कि रिसर्च पर फैकल्टी के डेटा के हिसाब से IISc बेंगलुरु टॉप पोजीशन पर है और IIT गुवाहाटी के बारे में हमने कल इसी के कंटेक्स्ट में डिस्कस भी किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि रिसर्च के कंटेक्स्ट में तो IISc बेंगलुरु टॉप पोजीशन पर है और ओवरऑल कैटेगरी में IIT बॉम्बे इंडिया की तरफ से टॉप पोजीशन पर है। ये ग्लोबली 177 नंबर पर है और ग्लोबली टॉप पोजीशन पर है MIT। जो साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक है वो एडी टेक्निक पर आधारित है। आपसे पूछा जा सकता है कि एडी टेक्निक रिसेंटली न्यूज में थी, 21 चीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। ये एक रिपोर्ट रिलीज की है रिसेंटली ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने और ये एक लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट है UDID का फुल फॉर्म है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन। एक्चुअली जो कोविड वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसमें अभी सरकार ने कहा है कि UDID को भी एक आइडेंटिटी प्रूफ माना जाए। एक्चुअली एक डेटाबेस बनाया गया था डिफरेंशियली एबल्ड लोगों का और उस डेटाबेस के हिसाब से लोगों को ये यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन दी गई थी। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस जारी की हैं कि UDID को भी एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ माना जाए कोविड वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। रिसेंटली इस काउंसिल ने एक रिपोर्ट रिलीज की और ये रिपोर्ट है इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक। इसके अलावा रिसेंटली विंड एनर्जी के सेक्टर में एक और रिपोर्ट रिलीज की गई थी ग्लोबल विंड वर्कफोर्स आउटलुक और इसको रिलीज किया है 2 इंस्टीट्यूशंस ने। एक है GWEC का फुल फॉर्म है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और दूसरी है GWO यानी ग्लोबल विंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हमने एक टॉपिक स्किप कर दिया है आई थिंक और ये है एनीमिया मुक्त भारत। रिसेंटली ये इंडेक्स जारी की गई थी। इस इंडेक्स के हिसाब से मध्य प्रदेश टॉप पोजीशन पर है और ओडिशा सेकंड पोजीशन पर है जबकि हिमाचल प्रदेश थर्ड पोजीशन पर है।